हेलो माय डियर टीचर्स, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड रिसर्चर्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। इससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है और हम ये क्यों करेंगे सेशन में प्रैक्टिस, और हम क्या करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज एक पेन और डायरी लेके आइए। मैं हमेशा बोलती हूँ सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, और आप ये याद रखिए कि हम जब भी पढ़ रहे हैं हम अपने नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मेरे नोट्स बनेंगे मुझे वो मेरे लास्ट ईयर रिवीजन के लिए काम आएगा। ठीक है। तो आज मैं आपके साथ रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हमारा नेट एग्जामिनेशन का यूनिट नंबर 2 है, पेपर 1 का। और अगर आप अभी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें तो ये सेशन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप अभी पीएचडी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपको इंपॉर्टेंट है, या आप एक सिर्फ टीचर है जो आज अपने क्लास में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट को रिसर्च पढ़ाने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस सेशन के एंड तक बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी इन विच द इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज। ठीक है। तो ये पूछ रहे क्वेश्चन, ये मेथड्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी स्टडी है इन विच द इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो अटेम्प्ट टू ट्रेस। अटेम्प्ट टू मतलब क्या होता है, हम मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस एन इफेक्ट, कुछ इफेक्ट का ट्रेस करे इफेक्ट को। अब यहाँ पर आपको है ना इसको हाईलाइट करना है, तो यहीं पर मेरा ना कीवर्ड है, और ये सारे ना नेट सेट के प्रीवियस क्वेश्चन से, मतलब 2017 ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पर ट्रेस एंड इफेक्ट जो आएगा उसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है। अगर आपका पेन एंड पेंसिल फॉर्म में होता है एग्जाम, या आपका कंप्यूटर है, तो आपको याद रखना है कि मुझे यहाँ पर ट्रेस एंड इफेक्ट पर हाईलाइट करना है। ठीक है। ट्रेस एंड इफेक्ट से ही मेरा आंसर बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास है करेक्ट आंसर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है। अब यहाँ पर हमको चारों ऑप्शंस के मतलब पता होने चाहिए। सर्वे रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और समेटिव रिसर्च। तो यहाँ पर मैंने क्यों आपको करेक्ट आंसर बताया एक्स पोस्ट फैक्टो। अब याद रखिए क्वेश्चन में ही हिंट था, ट्रेस एंड इफेक्ट। किसी चीज की ट्रेसिंग हम तब भी करेंगे जब वो इफेक्ट हो चुका है। ओके। तो यहीं पर ये एक्सप्लेनेशन है एक्स पोस्ट फैक्टो। तो जब आप डिटेल में जाके पढ़ेंगे व्हाट इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो उसके ऊपर हम तभी स्टडी कर सकते हैं कोई इवेंट हो गया है। ठीक है। होने के बाद जैसे मैं आपको बोलूं एक्सीडेंट हो गया, तो अब जब एक्सीडेंट हो गया, क्या जो विक्टिम था जिसकी डेथ हो गई, मैं उसको उठा के पूछ सकती हूँ आप कैसे मरे थे, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, गलत कौन था? नो। तो जहां पर भी रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कोई वेरिएबल को मैनिपुलेट या सिचुएशन को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना रिसर्च में। ठीक है। मैं ना वापस स्कूटर वाले विक्टिम की जिसकी डेथ हो गई उसको पूछ सकती हूँ, ना अदर कोई वहां पर आई विटनेस है मैं उसको पूछ सकती हूँ। तो जब हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है और इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंट या एक्सीडेंट या इफेक्ट इम्पैक्ट होने के बाद स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैं आपके साथ थोड़े फास्ट हूँ क्योंकि ये मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया, तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस रिसर्च की नहीं देखी है तो मैं आज आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगी, और आप उसके ऊपर अपना स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में भी काम आने वाले हैं। आपको रिसर्च प्रपोजल, या फिर आप पीएचडी कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं किसी को, और या तो आप नेट सेट के एस्पायरेंट है, तो ये सब आपको क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है अब वर्कशॉप। अब वो पूछ रहे वर्कशॉप की डेफिनेशन क्या है। ठीक है। A statement, a conference for discussion on a topic. B, a meeting for discussion on a topic. C, a class at a college or university in which a teacher and the students discuss a topic. D, a brief intensive course for a small group emphasizing the development of a skill or technique for solving a specific problem. ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर डी। अब स्टेटमेंट नंबर डी इसलिए आंसर नहीं है कि वो सबसे बड़ा और सबसे अलग है। तो ये जो बच्चे होते हैं, मतलब भले आप नेट सेट के कैंडिडेट्स या पीएचडी कैंडिडेट्स 22+ होंगे, बट यस जब हम एग्जाम देते हैं तो हम बच्चे ही होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर है ना गलती करते हैं कि सोचते हैं ना चलो सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट होगा सबसे अलग दिखता होगा वो आंसर होगा। ऐसा नहीं है। वर्कशॉप का मतलब ही ये है। तो रीड करते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर डी, अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स। ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स जैसे आप पीएचडी में एसपीएसएस की वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, या आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कैसे बनाते पीपीटीज, या फिर एक्सेल, तो जहां पर आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, जहां पर भी आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल जाती है, आपको साथ में कुछ करके सिखाया जाता है और आप कुछ सीख के आते हो, उसको बोलते हैं वर्कशॉप।
तो जैसे हम टीचर्स होते हैं ना, हम कोई ऑर्गेनाइजेशन में सेशन प्लान कर रहे होते हैं, हम उसको वर्कशॉप का नाम दे या फिर हम उसको कॉन्फ्रेंस बोले या हम उसको सेमिनार बोले, तो ये सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्कशॉप का कंप्लीट डेफिनेशन स्टेटमेंट नंबर डी, अ ब्रीफ इंटेंसिव कोर्स फॉर अ स्मॉल ग्रुप इसलिए ताकि सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। एक टीचर कितने लोगों को एट अ टाइम दे सकता है? अगर आप एआईसीटी की गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए वहां पर टीचर स्टूडेंट रेशियो इज डिफरेंट फ्रॉम अ यूजीसी का बीकॉम का क्लास का टीचर, क्योंकि स्मॉल ग्रुप पर आप मेहनत और फटाफट सीख सकते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे तो वो भी प्रॉब्लम है। एम्फोसाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल, तो यहाँ पर हम कुछ सीख के जाते हैं। जैसे आप एसपीएस से सीख के जाओगे, पूरा भी नहीं सीख के जाओगे तो थोड़ा सा तो सीख के ही जाओगे। आपने खुद कंप्यूटर पर उसको एंटर करके सीखा, एक्सेल आपने खुद सीखा, पीपीटी आपने खुद बना के सीखी। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अ स्किल और टेक्निक फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्कशॉप का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं। अगर अभी भी आप अपनी बुक और पेन और डायरी नहीं लाए हैं, आपने लिखा नहीं है ये सेशन हम क्यों सुन रहे हैं या हम एक कौन से सब्जेक्ट्स में इस पर हेल्प होने वाली है, तो आप गलती कर रहे हैं, तो जल्दी बुक ले आइए, वीडियो को पॉज कीजिए भले। आगे पढ़ते हैं। इन एन इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च प्रोसेस, तो क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूजुअली रेकमेंडेड सीक्वेंस। एक टाइम पर ये एनटीए या मैं बोलूं पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के फेवरेट क्वेश्चन हो गए, तो ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। सिंपल है, आपको देखना है पहला स्टेप कौन सा है, लास्ट स्टेप कौन सा है। और याद रखिए, जैसे मैं आपको हिंट देती हूँ, प्लान कभी भी बाद में हो सकता है क्या, लास्ट में। ठीक है, आपको ये सारी चीजें नोट करनी है। ठीक है, क्या प्लान पहले होगा, ऑब्जर्व पहले होगा, रिफ्लेक्ट, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं उधर ही सोच के। और याद रखिए, अगर आप नेट के एस्पायरेंट है, नेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। आप अगर मेरे सेशन से रेगुलरली जुड़े हैं तो मैं हर बार रिपीट करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आपको देखना आपका आंसर उतने टाइम में ही आना चाहिए जितना आप एक्चुअल एग्जाम में कर रहे होगे। ओके, आगे चलते हैं। A researcher attempts to evaluate the effect of method of feeding on anxiety proneness of children. Which method of research would be appropriate? तो देखिए, अब यहाँ पर फिर से मेथड ऑफ रिसर्च पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार स्लो पढ़िए। अब जैसे अगर मुझे हैबिट है फास्ट बोलने की, या एक टाइम पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको तुरंत समझ आता है, अदरवाइज पॉज कीजिए, पढ़ते। रिसर्चर अटेम्प्ट, तो एक रिसर्चर अटेम्प्ट कर रहा है इवेल्युएट जैसे हम पेपर्स को इवेल्युएट करते हैं, बच्चों की आंसर बुकलेट्स। चेक द इफेक्ट ऑफ मेथड ऑफ फीडिंग। ठीक है, हम मेथड ऑफ फीडिंग, कौन सा मेथड ऑफ फीडिंग करेक्ट है, किसके ऊपर, ऑन एंजाइटी प्रोनेस चिल्ड्रन। मतलब वो बच्चों में ऑलरेडी एंजाइटी है, मैं उनमें एंजाइटी भर रही नहीं हूँ, वो ऑलरेडी एंजाइटी वाले बच्चे। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था सेशन के स्टार्ट होने पर, एक्स पोस्ट फैक्टो, तो यहाँ पर भी करेक्ट आंसर बी। तो देखिए, अगर आप जाते पीछे तो देखिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस, मीनिंग सेम, बट आपको कितने डिफरेंट वे में पूछा गया। इससे मैं बोलती हूँ द ब्यूटी ऑफ नेट इज क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड, द कॉन्सेप्ट्स आर डेफिनेटली रिपीटेड। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होने के बाद बच्चे ऑलरेडी एंजाइटी प्रोन है, मैं उनके ऊपर कौन सा मेथड ऑफ फीडिंग सुटेबल है वो ढूंढ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड लेबोरेटरी में होता है। अब बच्चों को आप थोड़ी ना डेथ करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, ठीक है, उनको पकड़ के अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हैं। सर्वे मेथड नहीं है। केस स्टडी मेथड क्या है, इसको आप होमवर्क लिखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम एक क्वेश्चन करते हैं हम उसमें 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो अब तक आपको ये करना है। आप यहाँ पर अदर सर्वे रिसर्च कुछ है पहले वो जानिए, कि सिर्फ एक ऑप्शन दिया है। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब जानिए। समिटिव रिसर्च क्या होती है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है कि ऐसे ही दिया है। एक्सपोस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। व्हाट इज माय सजेशन, तुरंत मेथड्स ऑफ रिसर्च के सिलेबस पर जाओ, आज इसको फिनिश कर दो। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसके क्वेश्चंस जरूर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज अगेन बी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे मल्टीपल टाइप मतलब डिफरेंट वेज में फ्रेम हो गया। आगे पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मैन्युपुलेशन इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ। अगर अब तक आपने मेरा सेशन ध्यान से नहीं सुना है तो आपको इसका करेक्ट आंसर नहीं आएगा, बट मैंने मैन्युपुलेशन का एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है। मैन्युपुलेशन हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। Manipulation in research is different from the general meaning of manipulation. Now suppose if you say someone is manipulating at your workplace, so वहां पर मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है। एक्सप्लॉइट इन द सेंस वर्किंग आवर्स ज्यादा है या सैलरी कम है या आपको अपना काम देके जा रहा है, तो वहां पर वो एक्सप्लॉइटेशन। बट यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रही हूँ। जैसे अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट देखा होगा, अगर मुझे सपोज देखना है बच्चे म्यूजिक हैप्पी गाने सुन के, हैप्पी सॉन्ग सुन के उनका मूड अच्छा होता है, तो मैं क्या करूंगी,
एक ग्रुप सेलेक्ट करूंगी जिनको मैं अच्छा म्यूजिक सुनाऊंगी, और एक ग्रुप ऐसा होगा जिनको म्यूजिक नहीं सुनाऊंगी। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, वो म्यूजिक इट बिकम्स अ वेरिएबल जिसको मैं चेंज करूंगी, फिर मैं सैड सॉन्ग्स लगाऊंगी, फिर उनका मूड मॉनिटर करूंगी, ठीक है, फिर मैं फिर से डिस्को सॉन्ग्स लगाऊंगी, फिर उनका मूड मॉनिटर करूंगी। तो यहाँ पर हम क्या करें, किसी चीज को मैन्युपुलेट चेंज कर रहे हैं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, मुझे ये देखना है अदर टीचर एग्जाम के टाइम, सुपरविजन के टाइम बच्चे के पास ही जाके खड़ी हो जाए। हम बच्चे बोलते हैं ना टीचर सर पर ही खड़ी हो गई, तो क्या बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी कि और खराब होगी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट, मतलब आप टीचर को बोलोगे स्टूडेंट के वहां जाके खड़े हो जाओ, और जैसे टीचर हटती है बच्चे की परफॉर्मेंस इंप्रूव, जैसे टीचर आती है बच्चा डर जाता है। इट मे बी ट्रू फॉर सम स्टूडेंट, इट मे बी ऐसा हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए कि टीचर आती है तो ही हम अच्छे से परफॉर्म। सो जब भी हम कोई वेरिएबल को मैनिपुलेट चेंज करते, अब रिसर्च में कौन सा वेरिएबल मैनिपुलेट होता है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, ये भी हमारे नेट सेट का क्वेश्चन है, ये भी आपको पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। मैंने वेरिएबल्स के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने मेरी रिसर्च की प्लेलिस्ट नहीं देखी तो प्लीज आप वो रिसर्च की प्लेलिस्ट जरूर देखिए। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी, मैनिपुलेशन को हाईलाइट करना था। आगे बढ़ते, फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च, फील्ड वर्क नाम से ही समझ आ रहा है बाहर जाना, फील्ड पर जाना, तो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एम्पिरिकल रिसर्च। नाउ ये एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है, जहां पर आप खुद कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आप ऑब्जर्व करते हो। जैसे मुझे जानना है लोग मार्केट में आजकल कौन से कपड़े पहनते हैं, फीमेल्स का कौन सा ट्रेंड चल रहा है 18 टू 25 एज ग्रुप, तो मैं पर्सनली मार्केट्स में जाऊंगी। अब आप जो उनसे सिटी में रहते हो, आप वहां के शॉपिंग प्लेसेस में जाओगे, ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, आपको कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है, तो फील्ड वर्क रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पिरिकल। इसका मतलब नहीं पता, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो सकती है, गूगल पर जाके हम ढूंढ सकते हैं, और हम ये देख सकते हैं कि मुझे हिस्टोरिकल रिसर्च भी समझ आई अब तक, एक्सपेरिमेंटल, और व्हाट इज बायोग्राफिकल। बायोग्राफिकल होती है किसी की लाइफ स्टोरी बताना, ठीक है, जैसे एमएस धोनी पर मूवी बना दो या गांधी जी के ऊपर आप कुछ बता रहे हो, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है एम्पिरिकल। जिसका भी मतलब नहीं पता, ऑथेंटिक सोर्स से ढूंढे। कभी कभी इंग्लिश का मतलब पता ही था तो ही आंसर, एम्पिरिकल का मतलब ही पता था तो आंसर ढूंढ सकते। सो ये द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, एथिकल नॉर्म्स, रिसर्च के एथिक्स में गाइडलाइंस किसके लिए नहीं दी है। मतलब अभी ये ऑप्शन में हमारे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, इसका मतलब 3 के लिए एथिक्स की गाइडलाइंस फॉलो होगी और किसी एक ऑप्शन के लिए एथिकल गाइडलाइंस फॉलो नहीं होगी। रिसर्च में एथिक्स हर बार इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने बताया आपको प्लेजरिज्म, पैराफ्रेजिंग, और कैसे हम बच सकते हैं एक्नॉलेजमेंट देके, साइटेशन देके, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी देके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लेलिस्ट का नाम है आओ रिसर्च सीखे। ठीक है, यहाँ पर डेटा शेयरिंग पॉलिसीज, थीसिस फॉर्मेट, कॉपीराइट और पेटेंटिंग पॉलिसी। देखिए रिसर्च में एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टेज में, बट इन चारों ऑप्शंस में से थीसिस फॉर्मेट के लिए कोई एथिकल नॉर्म्स नहीं है। आपको डेटा खुद से कलेक्ट करना है, पीएचडी थीसिस खुद से लिखनी है, रिसर्च पेपर खुद से लिखने हैं, किसी और को नहीं किसी और को पैसे देके काम नहीं कराना है, जिसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। आप अगर किसी और से अपने पेपर्स लिखा रहे, वो आपके लिए घोस्ट राइटर्स होते हैं, ठीक है, वो लिखते हैं और आपके नाम पर पब्लिक, तो वो सारी अनएथिकल प्रैक्टिसेस है। ठीक है, फिर हमें रिसर्च में जब हम जाते हैं, हमको एक ऑनेस्ट रिसर्चर बनना है। ठीक है, आप किसी से बात करो, आप उनसे फोर्सफुली डेटा कलेक्शन नहीं कराओगे कि तुम्हारे गन रख दू और मैं बोलूँ चलो डेटा भरना ही भरना है, वॉलंटरी। तो एथिक्स हर पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च के डेटा कलेक्शन में कौन सा टूल लगाना, कौन सा टेक्निक, हाइपोथेसिस, रिसर्च, सब एथिक्स। बट यहाँ पर थीसिस फॉर्मेट के लिए एथिकल नॉर्म्स नहीं है, क्योंकि वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आती है। ओके, सो अगर इन चारों में से हम देखें तो थीसिस फॉर्मेट शुड बी द करेक्ट आंसर। एथिकल नॉर्म्स इन रिसर्च डू नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर थीसिस फॉर्मेट, बिकॉज हाँ एथिक्स से ज्यादा आपकी यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस, और जब आप पूरी थीसिस अच्छे से कर रहे हैं, किसी और से लिखवा रहे नहीं, खुद काम कर रहे, तो डेफिनेटली वहां पर एथिक्स ऑटोमेटिकली फॉलो होगी। ठीक है, तो जब भी कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन को समझिए वो क्या पूछ रहा है, और याद रखिए अगर आप नेट के एग्जाम में बैठ रहे, आपको लगता है क्वेश्चन गलत है, चारों ऑप्शन हो सकते हैं, तो प्लीज मार्क करके आइए, क्योंकि अगर एनटीए ने वो बाद में डिसीजन दे दिया कि क्वेश्चन रॉन्ग था, तो सबको 2 मार्क्स डिफॉल्ट में मिलेंगे। ओके, तो याद रखिए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज कॉल्ड एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम इसको डिटेल में एक दिन स्टडी करेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। आप मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बुक और डायरी लेके आइए,
और मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कुछ कुछ चीजों के लिए हमें प्रीवियस सेशन देखना जरूरी है, तो आपने पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर है ना नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दो मेथड्स होते हैं। सैम्पलिंग क्या होता है, अगर वो भी नहीं पता तो रिसर्च स्टार्ट ही नहीं की। तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सा होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर क्लस्टर प्रोबेबिलिटी है, कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी, सो करेक्ट आंसर इज बी। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। सो ये द करेक्ट आंसर इज कोटा सैम्पलिंग। इसको किसी दिन इन डेप्थ करेंगे, और ये रिसर्च प्रपोजल में आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, आप कौन सा मेथड लगाएंगे। ओके, तो ये आपको जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, पीएचडी का कोई भी रिलेटेड इंटरव्यू प्रपोजल बना रहे हो, ये आपको आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च। अब बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में मैंने फर्क क्या है, ये मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, रिसर्च पेपर राइटिंग में भी, तो आप वो चेक कर सकते हो। shows vast knowledge of the researcher, helps those interested in further research, has no relevance to research, all of the above। देखो has no relevance to research तो होएगा ही नहीं, bibliography is very much part of the, so we have to eliminate option number D because all of the above cannot be the answer, C also cannot be the answer। अब bibliography हम क्यों लिखते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे बताना है मेरी रिसर्चर की नॉलेज बहुत ज्यादा थी, इट हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। आपने बिब्लियोग्राफी लिखी है, एक्नॉलेजमेंट दी है, एक तो वो एथिकल प्रैक्टिस है कि आपने किसी का वर्क को यूज किया या उसका आइडिया यूज किया है, और दूसरी बात होती है आप उनकी बिब्लियोग्राफी, जैसे अब मैं बोलती हूँ मुझे रिसर्च गैप ढूंढना है, तो मैं किसी की थीसिस पढ़ रही हूँ, किसी का रिसर्च पेपर, तो उन्होंने जो सोर्सेज दिए रेफरेंसेस बिब्लियोग्राफी में, मैं वहां से जाके वो स्टडी कर सकती हूँ। तो मुझे अगर और इंटरेस्ट है पढ़ने में तो उनका पेपर, सपोज आपने अपने रिसर्च पेपर में मेरा रेफरेंस दिया कि हमने कंवलप्रीत मैम की वीडियो देखी, तो वो क्या होगा, फ्यूचर वाले स्टूडेंट को भी पता होगा कि कंवलप्रीत मैम की वीडियो का अवेलेबल है, तो आप उनको यूट्यूब का लिंक दे देंगे। ओके, और बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में क्या फर्क होता है, नेट सेट के व्यू पॉइंट से याद रखिए, बिब्लियोग्राफी होती है वो सारा कंटेंट जो हमने रेफर तो किया था बट डायरेक्टली यूज नहीं किया अपनी पीएचडी थीसिस या रिसर्च पेपर में, बट रेफरेंसेस होते जो हमने एक्चुअल में यूज किए। ओके, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी। और याद रखिए नेट सेट का पर्सपेक्टिव और एक्चुअल पीएचडी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। ओके, तो दोनों को मिक्स मत कीजिए, क्योंकि नेट के लिए आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज भी होगी तो चलेगा विथ रेफरेंस टू रिसर्च, क्योंकि एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। अदरवाइज नेट के लिए तो पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, बट जब हम एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पीएचडी में, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। ओके, चलो एक्शन रिसर्चेस, ये मेरे प्रीवियस सेशंस में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, नेट का फेवरेट क्वेश्चन, अ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था इसकी कीवर्ड है इमीडिएट, ठीक है, किसी चीज को इंप्रूवमेंट करना, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं, किसी एग्जिस्टिंग सिचुएशन से बाहर आना, उसी टाइम डिसीजन लेना, तो उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च। एक्शन सबसे पहले फंडामेंटल, फंडामेंटल के बाद आपको अप्लाइड रिसर्च, और अप्लाइड के बाद एक्शन। क्लासरूम रिसर्च इज ऑलवेज एक्शन रिसर्च, क्योंकि हमें कभी भी प्रॉब्लम होती है उसी टाइम सॉल्यूशन, सो इट इज नॉट एन अप्लाइड रिसर्च। लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च क्या होती है, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्जिट्यूडनल दो टाइप्स की रिसर्च होती है। अब हम कॉमर्स वाले ना करते क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। अब व्हाट इज द डिफरेंस, जरूरी है कॉमर्स वाले लॉन्जिट्यूडनल ना करें। मैं एग्जांपल देती हूँ, अब मैं स्टडी कर रही हूँ, सपोज मैं पब्लिक बस के ऊपर स्टडी कर रही हूँ, तो मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ 18 to 35 के एज ग्रुप, ठीक है, इनसे मैं डेटा कलेक्ट करूंगी सिर्फ एक बार, सपोज फ्रॉम द पीरियड ऑफ अक्टूबर टू फेब्रुअरी, इनके पास मैं वापस नहीं जाऊंगी डेटा कलेक्ट, सो इट बिकम्स अ क्रॉस सेक्शनल। बट लॉन्जिट्यूडनल क्या होगी, मैं यही रिस्पोंडेंट से पहले वो जब 15 to 18 साल में थे तब डेटा कलेक्ट करी थी, फिर वो जब 18 को क्रॉस किए 19 to 35 में डेटा कलेक्ट करी हूँ, फिर 36 to मैं 40, तो वो ही सैंपल, वही लोगों से, वही सेम रिस्पोंडेंट से मैं कलेक्ट कर रही हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले उनका 18 to 25 में क्या परसेप्शन था, फिर 26 to 35 एज में क्या परसेप्शन आया, फिर 36 to 45, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पोंडेंट कंवलप्रीत ही रहेगी, बट कंवलप्रीत को हम ओवर अ लॉन्ग पीरियड, कंवलप्रीत का 18 के एज में क्या एक्सपीरियंस था बस के साथ, फिर 25 में क्या एक्सपीरियंस था, फिर 35 में क्या, तो इसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडनल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स नाम से समझ आ रहे, क्रॉस सेक्शनल भले आपको नहीं समझ आए, वहां पर क्या होता है, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वन रिस्पोंडेंट for only a single time, you are not going to go back to them again, but in longitudinal respondents will remain the same but the time period will be long, ठीक है। छोटे बच्चे को मॉनिटर करें 0 to 100 years, तो पहले उसकी 0 to 3 में मॉनिटरिंग करेंगे, फिर 4 to 6 ऐसे। ओके, तो यहाँ पर एक्शन रिसर्च का करेक्ट आंसर, रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम्स, इमीडिएट, इंप्रूवमेंट, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें दिख रहा है कुछ अच्छा कर रहे तुरंत, वहां पर आ जाएगा एक्शन रिसर्च।
विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी? तो देखो अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन आया है. क्लस्टर इज प्रोबेबिलिटी, कोटा इज नॉन प्रोबेबिलिटी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी और स्ट्रेटिफाइड इज अदर. ये क्वेश्चन रिपीट है कि अलग फॉर्म में? एक मिनट मुझे देखने दीजिए. क्लस्टर, कोटा, सिस्टमैटिक. ओके, रिपीट क्वेश्चन. ओके, तो करेक्ट आंसर इज कोटा. सैम्पलिंग केसेस में अब जब हम सैम्पलिंग कलेक्ट करेंगे डेटा, ठीक है, सपोज मैं बस कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो ऑप्शन देख लेते हैं. सैम्पलिंग यूजिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग फ्रेम मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर. सैम्पलिंग फ्रेम से ही डिसाइड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी मेथड यूज करना है कि नॉन प्रोबेबिलिटी. रिसर्च सिस्टमैटिक है, एक चीज नहीं आएगी तो उसकी अगली चीज भी समझ नहीं आएगी, तो लिंक होना बहुत जरूरी है. आइडेंटिफाइंग पीपल आर सुटेबल फॉर रिसर्च, लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस. ब्रीफ केस मतलब देखो क्या बोल रहे हैं. सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम. सो हियर द सैम्पलिंग केस मींस आइडेंटिफाई पीपल आर सुटेबल फॉर रिसर्च. मुझे पब्लिक बस के ट्रांसपोर्ट के कम्यूटर्स ही ढूंढने हैं. मैं पब्लिक बस पर स्टडी करूँ और मैं जाके शॉपिंग मॉल में टारगेट ऑडियंस नहीं ढूंढूंगी. तो सैम्पलिंग केस मतलब जो आपके स्टडी का सुटेबल टारगेट और आप किससे डेटा कलेक्ट करने वाले हैं. सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? फेवरेट क्वेश्चन, और ये बेस है हमारी पीएचडी का. हम यहीं से कहानी स्टार्ट करते हैं. तो रिसर्च डिजाइन अ वे ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन अ थ्योरी. द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स. द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स. एग्जांपल अ ग्राफ. अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा. आपको ट्राई करना है तो मैं 2 मिनट पॉज करती हूँ. आप देखिए करेक्ट आंसर क्या है. टाइम मॉनिटर कीजिए, कितनी देर में आप क्वेश्चन पढ़ पाते हैं और सॉल्व कर पाते हैं. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. रिसर्च डिजाइन होता है जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो पहले एक नक्शा बनाते हैं. तो रिसर्च स्टार्ट होने से पहले हमारा भी एक ब्लूप्रिंट बनता है, एक डिजाइन बनता है, तो उसको फ्रेमवर्क बोलते हैं, खांचा, स्ट्रक्चर. सो अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एनालिसिस ऑफ. रिसर्च डिजाइन में बहुत कुछ आ जाता है, सिर्फ एनालिसिस ऑफ डेटा नहीं. ये तो ऑप्शन में आंसर पूछा, ठीक है, बट ए बी सी यहाँ पर करेक्ट. अभी आपने ग्राउंडेड इन थ्योरी, ये मतलब नहीं समझ आए तो समझिए. कुछ भी नया सीखते हैं ना, उसको तुरंत सॉल्व कीजिए, ढूंढिए और समझिए. चलो आगे. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ क्वेश्चन? ये मैं आपको होमवर्क दे, क्योंकि ये आप सबको आना ही चाहिए. ठीक है, अगर आपने अब तक रिसर्च नहीं की है तो स्टार्ट कर दीजिए. मैंने हाउ टू रीड एंड राइट अ रिसर्च पेपर किया है, थीसिस कैसे पढ़ते हैं वो भी बताया है, मेरी प्रीवियस वीडियोस है. तो प्लीज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं होल्ड कर लेती हूँ. आपको करेक्ट आंसर आता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिए, और नहीं भी आता तो आपको ये खुद ही सॉल्व करना है. बहुत इजी क्वेश्चन, लॉजिकली सोचिए पहला स्टेप क्या हो सकता है और पहला स्टेप क्या नहीं हो सकता. ऑप्शंस, ठीक है, जैसे करंट लिटरेचर, सबसे एंड में करंट लिटरेचर तो आएगा नहीं, तो उन्होंने ऐसे ऑप्शन में दिया भी नहीं है वैसे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. होल्ड करूँ? ओके, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ू? ओके, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशियल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर परस्यूइंग रिसर्च? चारों में से पूछ रहे. इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग में, मैंडेटरी, कंपलसरी, करना ही पड़ेगा, रिक्वायरमेंट. रिसर्च परस्यू, रिसर्च स्टार्ट करने से पहले, आप रिसर्च पेपर लिखने से पहले या थीसिस लिखने से पहले, थीसिस स्टार्ट करने से पहले, प्रोजेक्ट प्रपोजल से पहले, सबसे पहले क्या होना जरूरी? मैंडेटरी. इनिशियल मतलब पहला. इंग्लिश का वर्ड नहीं आता, मीनिंग ढूंढो, सीखो. हिंदी में अटेम्प्ट करो, इसका हिंदी क्वेश्चन ट्रांसलेट करो, मीनिंग सीखो. Developing a research design, formulating a research question, deciding about the data analysis procedure, formulating a research. Yes, correct answer is formulating a research question. A good research starts with a problem, it ends with a problem. तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो दिया नहीं है, तो एक रिसर्च क्वेश्चन होगा, दिमाग में एक प्रॉब्लम होगी तो ही रिसर्च चलेगी. तो आउट ऑफ ऑल दिस फोर, formulating a research question is the initial mandatory requirement for pursuing a research. It cannot be developing a research design, it cannot be deciding about the data analysis, it cannot be formulating it. Until and unless you have a problem, until and unless you have a research question, you cannot proceed for your research. Okay, so the correct answer is option number 2. Let's move on to the next question. A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal interventions. Which research method? तो अब ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रही हूँ, मैंने ऑलरेडी आगे समझाया. अगर आपको सही आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं होल्ड कर रही हूँ. वेयर इज द कीवर्ड इफेक्टिव मिड डे मील? अब आपको मिड डे मील का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकती, तो इससे मैं कहती हूँ जनरल नॉलेज भी जरूरी है. मिड डे मील स्कीम क्या है? अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो छोटे बच्चों को स्कूल में एडमिशन के लिए एंकरेज करने के लिए वहां पर खाना दिया जाता है, न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है, ताकि बच्चे उसके लिए आए. अब आपने देखा होगा हर बार न्यूट्रिशियस फूड नहीं होता, तो कभी कभी पार्ले जी, खिचड़ी, साबुदाना एंड ऑल देते हैं,
ताकि बच्चे की न्यूट्रिशन वैल्यू हो जाए स्कूल। और इसी बहाने से मम्मी पापा जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लोअर इनकम ग्रुप, तो बच्चे उसी बहाने से स्कूल आते। तो अगर मैं वो मिड डे मील स्कीम की यहाँ बात कर रही हूँ तो उसका, तो जनरल नॉलेज भी होनी जरूरी है। और मैं हमेशा बोलती हूँ जब हम टीचर्स बन जाते हैं, स्पेशली जब हम ऐसे लेवल पर आ जाते हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, नेट सेट बैठ रहे हैं, ऑल इंडिया लेवल एग्जाम या पीएचडी रिसर्च क्रिएटिविटी कर रहे हैं, और अब डिग्री कॉलेज में आपको पता है आपके स्टूडेंट्स 18+ है, आजकल तो छोटे बच्चे भी जवाब देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बट जब इतने बड़े लेवल पर आ जाते हैं तो हमें ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना है, दूसरों के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि आज हमारा क्लास में कौन सा बच्चा क्या क्वेश्चन पूछेगा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपने कोई एग्जाम्पल दिया, हो सकता है कि बच्चे को ज्यादा नॉलेज थी तो टीचर को नहीं आएगा, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ठीक है, बट हम कोशिश कर सकते हैं हमेशा अपने आप को अवेयरनेस रखने की। कीप रीडिंग, न्यूज फॉलो कीजिए, जो अच्छे चैनल्स आप उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छे चैनल्स मेरा कहने का मतलब अदर देन योर एंटरटेनमेंट, पढ़ाई के न्यूज, जैसे आप केस स्टडीज फॉलो कर रहे हैं या आप नेट की कुछ सेशंस अटेंड कर रहे हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कोई चैनल है, सिलेबस है कुछ, वो चीजें देखिए। ठीक है, चलो होमवर्क है, हाँ जी आप ले लो, मैंने बोल दिया बहुत सारा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, करेक्ट आंसर आना चाहिए मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, आज के लिए स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इतने क्वेश्चंस किए, आपको सब याद रखना है कि हमने ये किसके लिए, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, नेट एग्जामिनेशन, पीएचडी कर रहे रिसर्च पढ़ाने जा रहे। ठीक है, और क्वेश्चन में ही आपको कीवर्ड मिलना चाहिए और करेक्ट आंसर फाइंड आउट। ठीक है, और अब मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अपने अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ भी शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।